कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बैंकिंग शेयरों से प्रेशर के चलते हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी का भी मूड खराब है। निफ्टी बैंक तो है ही करीब 450 अंक नीचे, और अगर आप एचडीएफसी बैंक को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी के सभी 11 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में शुरुआती जो तेजी थी उसको बरकरार रखने में कामयाब है। 1.25% के आसपास की मजबूती एचडीएफसी बैंक में है, और इसके अलावा कुछ आईटी स्टॉक्स हैं जो आज बाजार को सहारा देने काम कर रहे हैं। एलएनटी का शेयर भी है मजबूत। इसके चलते जो निफ्टी में 24,100 का स्तर अभी तक होल्ड हो पा रहा है। हल्की सी कमजोरी पर कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक से मूड खराब है। आपको याद रखना चाहिए कि जून सीरीज में निफ्टी बैंक में करीब 9% के आसपास की बड़ी तेजी दिखी थी, तो थोड़ी थोड़ी सी मुनाफा वसूली लाजमी भी है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि एचडीएफसी बैंक 1700 रुपए के ऊपर जाकर ना सिर्फ टिक रहा है बल्कि मजबूती के साथ टिकने में कामयाब हो रहा है। तो अगले 1 घंटे में हम समझेंगे कि बाजार की चाल यहां से क्या होगी। आपको अगर इंडेक्स में पोजीशन लेना हो तो निफ्टी ठीक है, निफ्टी बैंक ठीक है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, आप बिल्कुल विस्तृत रणनीति लेंगे और शेयरों का पूरा एक्शन आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि अगले 1 घंटे में हम करने के वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम लेकर आपके लिए आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शन का एक सौदा होगा। इसके अलावा 3 बजे मार्केट एट 3 होगा, जहां पर हम खबरों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे बाजार खुलने के बाद की। 3:05 पर एक डीलिंग रूम का चेक लेकर आएंगे। खबर गर्म है हमारा खास सेगमेंट होगा। 3:15 पर बीटीएसटी अपरेस्टिविटी, और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच होगा। लेकिन 5 बातों में बाजार की जरा पूरी समरी एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हम अगले 1 घंटे के कारोबार में आपको गाइड करेंगे। तो नए शिखर से बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। निफ्टी है 24,100 के आसपास। आज हमने 24,200 के स्तर देखे, रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ गई वहां से। बैंक निफ्टी 400 अंक टूटा है। 12 में से 11 शेयर कमजोर हैं एचडीएफसी बैंक को छोड़कर। आईटी में हालांकि हम देख रहे हैं कि जोश बरकरार है। लगातार चौथे दिन खरीदारी हो रही है, और विप्रो, कोफोर्ज, ये शेयर ज्यादा मजबूती आज दिखा रहे हैं। पेपर शेयरों में और पेपर के साथ साथ पैकेजिंग शेयरों में आप अगर देखेंगे तो खरीदारी है। पेपर में चौतरफा तेजी का माहौल है। जेके पेपर करीब 18% भाग गया शेयर। बाकी शेयर भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एक ग्रुप जहां पर अमूमन वैसे नजर कम जाती है ग्रुप के लिहाज से, लेकिन आज वहां पर चौतरफा खरीदारी है, वो है गोदरेज ग्रुप। गोदरेज प्रॉपर्टीज में तेजी है। बेंगलोर में, पुणे में वो प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले हैं। अच्छे सेल्स के फिगर उन्होंने दिए हैं, जो नए लॉन्च की गई उनकी प्रॉपर्टी है वहां से। और गोदरेज एग्रोवेट ये 9% की बड़ी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है ये शेयर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार डिम्पी ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार का यानी कि एफएनओ का सेटअप कैसा है। डिम्पी, बाजार बिल्कुल मूड में नहीं है। 24,000 की क्लोजिंग हम 3 सत्र में देख चुके हैं। आज भी 24,100 के ऊपर है। ऊपरी स्तरों से जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन मोमेंटम तो हम मजबूत ही कहेंगे डिम्पी, बैंकिंग को अगर छोड़ दें तो। पूरी तरह से कंसोलिडेशन का मार्केट है। अगर आप देखें तो 24,000, 24,200 ऊपर और 23,800 नीचे। 200-250 पॉइंट हमने सुबह भी आपको नोटिस कराए थे। अगर आपको प्ले करना आता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है, आप छोड़ देना इंडेक्स को, आप स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना। सुबह एक पॉइंट हमने और नोटिस करवाया था कि हम तो नहीं खरीद पाएंगे। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लो, हमारा तो फोटो ले जाओ और उनसे बोलो ये डिम्पी कालरा जी तो ये बोल रहे हैं कि हमसे तो नहीं खरीदा जाएगा, कि हम खरीद लें, क्या हम खरीद लें आपसे। तो आप अपने हिसाब से ये फैसला ले लीजिएगा। हमारे को अभी भी जो ये गिरावट अब 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी की देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमारा अभी भी पेट नहीं भरा इससे पूरा। और मैं बोलूँगा कि मेरे को थोड़ा रिस्क और ठीक करने के लिए थोड़ा और नीचे चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। आज का जो लो लगा है ना, वो एग्जैक्टली 52,000 के आसपास का लगा है। 51,956, मैं राउंड फिगर कर दूँ, 4 पॉइंट दे दूँ बैंक निफ्टी को, तो .52,000 लगा आज का। और यही हमारा आज का टारगेट था कि 52,000 आज बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, और उसने करके दिखा दिया। देखिए, लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, रिदम की अपनी इंपॉर्टेंस है, डाटा की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक और चीज़, आज जब डाइवर्जेंस देख पा रहे हैं ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा वो आईटी की वजह से है। अगर आज आईटी को आप कूल ऑफ कर दो, थोड़ा सा भी कूल ऑफ कर दो, तो आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और सीवियर भी हो सकती है। बट आईटी का इंडेक्स ऐसा है कि वो अच्छे से मजबूती के साथ है। इसमें आईटी में भी 2 हिस्सों में आप चेक किया कीजिएगा हमेशा, क्या बड़े शेयर्स या फिर छोटे शेयर्स।
कई बार क्या होता है, बड़े और छोटों में भी आपस में फूट होती है और वो एक साथ नहीं चलते, लेकिन पिछले 2 दिन से बड़े और छोटे शेयर सब अपने साथ चल रहे हैं। आप दिखाइए परसिस्टेंट, आप दिखाइए इन्फोसिस, आप दिखाइए बिरला सॉफ्ट, आप ऐसे कुछ भी शेयर्स दिखा दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। एक और चीज़, मार्केट में थोड़ा थेमेटिक होना सीख लीजिए इस समय। मार्केट मेरे को लगता नहीं कि इंडाइसिस में बहुत बड़े गेन देगा, अब फॉल भी बहुत बड़ा आएगा ऐसा भी नहीं लग रहा। थोड़ा आपको थेमेटिक होना पड़ेगा। थेमेटिक इन द सेंस यानी कि थीम पकड़नी पड़ेगी। जैसे पेपर वाले में खबर आई, अब आपको लगता है कि पेपर की कोई खबर आए और उस पर पेपर स्टॉक्स नहीं चलेंगे और एक चलेगा तो सारे नहीं चलेंगे, सारे चलेंगे। ऐसे एक दिन देखना आप शुगर चलेगा, एक दिन देखना आप सारा केमिकल चल जाएगा, एक दिन देखना सारे शूज़ वाले चल जाएंगे, एक दिन देखना सारे फिर से ईवी वाली कंपनी चल जाएंगी। तो ये थीम बेस्ड जो पोचिंग हो रही है ना मार्केट के अंदर, मैं इसको एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पोचिंग, यानी कि पकड़ पकड़ के उसको चलाना और हिलाना, वो जो है मार्केट के अंदर वो एग्रेसिवली आप और भी देखोगे आने वाले दिनों में। तो इंडाइसेस शायद रेंज में रहें, ठीक। एक तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, 2 मेजर बड़े प्लेयर्स हैं। एक ने आज एक ब्रेकआउट किया है, वो है HDFC बैंक। आप देखो विडंबना, देखो जिस दिन HDFC बैंक का 1720 पार हो रहा है, उस दिन 11 के 11 शेयर पीछे हैं। खबर मार्केट में ये भी चल रही है कि कोटक और हिडलबर्ग के बीच में आपस में कुछ खबर हुई, तो बाद में कोटक ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हिडलबर्ग तो हमारा क्लाइंट ही नहीं है। ये वही हिडलबर्ग की मैं बात बोल रहा हूँ जिसने अडानी ग्रुप को तोड़ फोड़ के रख दिया था, आपको अच्छे से पता होगा सारी बात। ये जैसे इसका नाम किसी भी शेयर के साथ जोड़ा जाता है ना, वो शेयर भरभरा के हिलने और डरने लग जाता है। एक बार जब आप कोटक महिंद्रा बैंक दिखाइए, 12:30 बजे के आसपास की आई हुई खबर है, एक झटके से कोटक महिंद्रा बैंक को वापस से नीचे किया। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया, छोटा मोटा पुल बैक आ चुका है, 2% अभी भी नीचे है। ये एक दूसरी वजह है कि मार्केट के अंदर आज थोड़ा आपको प्रेशर दिख रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर आज नोटिस हो रही है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा सावधान रहें। आप अगर नहीं हो यकीन हो रहा तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको एट द मनी जहाँ पर आप खड़े हो, अभी आप 24,100 पे खड़े हो, निफ्टी के 24,100 की कॉल दिखा दो, 24,100 की पुट दिखा दो, जो अभी एक्सपायर होने जा रही है 4 तारीख की, आज है 2 तारीख। दोनों का प्रीमियम इरोजन है और दोनों का प्रीमियम 20% से घटा हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, ना बाज़ार चल रहा है ना टूट रहा है। और यही बात हमारा मानना है, ना बाज़ार चलेगा ना टूटेगा, आपको चर्निंग करता रहेगा और बहुत ही बारीक चर्निंग करेगा इस बार, ध्यान रखिएगा। ये 24,100 की कॉल आप देख रहे होंगे 13% नीचे है। सेम पुट भी दिखा दीजिए 24,100 की, जिसके ऊपर 4 जुलाई लिखा होगा, ठीक। अब माफ़ कीजिए, अब पुट हाँ इसी 4 जुलाई जिसके ऊपर लिखा होगा, देखेंगे वहाँ भी आपको 20% है। तो दोनों नहीं कमा रहे, एक ही टेबल पे बैठे हुए। और यही हम आपको नोटिस करा रहे हैं, चर्निंग इतनी बारीक होगी कि आप पक जाएंगे, थक जाएंगे, आप बोलेंगे इंडेक्स ऐसे भी हो सकता है क्या। ये पहले एक हफ्ता तो कम से कम ऐसे निकलेगा, फिर देखते हैं जब अर्निंग थोड़ा शुरू होगी। अभी तो नॉन ट्रिगर के मूड में है। और एक और बात, ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए हैं ठीक, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का अब धीरे धीरे करके ना रोल मैं बोलूँगा कम करेगा मार्केट अपने, ये अपने डोमेस्टिक क्यूज़ पे वापस पकड़ने पे आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स और बजट वाले मोमेंटों को बहुत अच्छे से पकड़ेगा ये। एक और चीज़, आप ना हर रोज़ अब FIs की पोजीशन ज़रूर चेक करना, 82% पे चल रही है। ये सिर्फ 5% घटने पे ना निफ्टी को कम से कम 200 पॉइंट तोड़ देगा और 5% और बढ़ने पर निफ्टी को 200 पॉइंट बढ़ा देगा। अब प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है ये आप खुद समझदार हैं। 85% के आसपास पीक बनता है, 82 पे हम चल रहे हैं। तो थोड़ा बी अवेयर, सावधान इंडाइसिस से। स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप काम करना है तो चर्निंग का काम हो सकता है। और बड़े प्लेयर्स ने ना हारे हैं ना थके हैं, वैसे कुछ कुछ चल रहा है। और आज HDFC बैंक तो एक अकेला 11 पे भारी टैसा आज करता हुआ दिख रहा होगा आपको। रुचित जैन, राजेश पालविया, 2 मेहमान ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हम कुछ और मेहमानों को भी अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि आपके सामने पूरा एक मार्केट का फ्लेवर और क्लेवर दोनों रखा जा सके। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम आपने भी निकाला। रुचित भाई, ज़रा इंडेक्स पे आप गाइड कर दीजिए। निफ्टी आज IT की बदौलत किसी तरह से हर निशान में बड़ा क्रैक आ नहीं रहा, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत है नीचे। लेकिन एक गिरावट कोई गिरावट नहीं है सर, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। 3-3 हज़ार पॉइंट चलने के बाद अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट जाए तो हमको थोड़ा अजीब सा हम फीलिंग आ रही है मेरे को। तो मैं सही बात आपको बता रहा हूँ, अब हमको तो जब गिरावट 1000 पॉइंट की तब जाके लगेगा हाँ कुछ हो भी रहा है मार्केट के अंदर। सर आपके कैलकुलेशंस क्या है? नमस्ते डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल डिम्पी जी, आपने डेटा तो काफी अच्छी तरह से सामने रख दिया कि जो रीसेंट रैली आई है पिछले कुछ दिनों में वो मेनली आई है FIs के बाइंग की वजह से, क्योंकि काफी समय बाद उनके कैश मार्केट में भी कुछ बाइंग फिगर्स देखे और मेनली इंडेक्स फ्यूचर्स में, कि जहां पे हमें पता है कि पिछले महीने इसी समय के आसपास जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट हुए थे
तब एफआईएस का डेटा देखिए तो 13% केवल उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी। वो उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद में स्लोली शॉर्ट्स कवर किए, लॉन्ग्स बनाए, वो लॉन्ग्स रोल ओवर किए और अब 83-84% के आसपास उनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। तो ये जो पूरी अपमूव है, उनको लीड किया है एफआईएस की बाइंग ने और काफ़ी अच्छे से जो ये मोमेंटम एफआईएस की बाइंग के समय में आया है, वो हेवीवेट्स में आया है। आप देखेंगे तो पहले इनिशियली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स चले थे, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट दिए थे। फिर अभी आप देख सकते हैं कि आईटी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मूव है। सो कोई ना कोई सेक्टर, क्योंकि ये जो एफआईएस की बाइंग हो रही है इनमें ज्यादा हैवीवेट सपोर्ट दे रहे, तो कोई ना कोई सेक्टर मार्केट्स के मोमेंटम को इंटैक्ट रख रहा है। अब जब भी करेक्शंस आते हैं, आपने एक बात सही कही है कि मार्केट काफी चल चुका है, लगभग 3000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में भी हमने रिसेंटली शॉर्ट टर्म में आते हुए देखी है। लेकिन जो करेक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन। और जब सेक्टर रोटेशंस होते हैं कि कुछ ना कुछ सेक्टर हेवीवेट्स में बाइंग मोमेंटम दिखता है, तो उस समय पे जो करेक्शंस होते हैं वो मोर टाइम वाइज करेक्शन रहते हैं कि जहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है, तो कुछ दिनों का कंसोलिडेशन रहता है और फिर वापस अपमूव रिजम्पशन होता है। तो जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक हम ये करेक्शन को एक टाइम वाइज करेक्शन नहीं मान के चलेंगे। 24,000 पे सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग है फिलहाल ये वीकली एक्सपायरी के लिए, तो 24,000 के आसपास हम देख रहे हैं 24,023, 950 ये रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। सो जब तक ये रेंज या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूटते, इसे जस्ट टाइम वाइज करेक्शन तरीके से इंडेक्स में देखिए, तो इंडेक्स शायद कंसोलिडेट होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको ये मार्केट में कोई कमी नहीं रहेगी। सो हम भी हमारे क्लाइंट्स को वही सलाह दे रहे हैं कि अगर लोअर एंड के आसपास मिलता है इंडेक्स तो वहां पे इंडेक्स में ट्रेड करें, अदरवाइज साइडवेज मार्केट है, या तो आप ऑप्शन सेलर है तो स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल जैसे बेचने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, अगर नहीं तो फिर स्टॉक्स पे फोकस करें। ठीक है, तो बाजार में कंसोलिडेशन होगा लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग होगी और ये आपको स्टॉक्स में ही मौके तलाशने चाहिए, ये रुचित की ये रीडिंग है। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि आपको आखिरी के घंटे में कहां पर मौके मिलेंगे, क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे। राजेश जी, शुरुआत आपके साथ करेंगे। बताइए सर, कौन से स्टॉक्स हैं आपके लिस्ट में आज? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो परसिस्टेंट यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक में जो मूवमेंट बना है, अब यहाँ पे स्टॉक ने अपने फरवरी के स्विंग हाई को भी अब सरपास किया है, तो यहाँ पे एक अच्छे अप ट्रेंड की कंटिन्यूटी बनी हुई है। परसिस्टेंट में अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 4620 से लेके 4640 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो परसिस्टेंट बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो 4475 के आसपास होगा। जो दूसरा सेक्टर या स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं वो है पेपर स्पेस से। आज काफी पेपर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। और काफी स्टॉक्स देखें तो 5 से 10% के आसपास की तेजी मोस्ट ऑफ द पेपर स्टॉक्स में आज बनते हुए दिखी है। वहीं उसी स्पेस से हमें आंध्रा पेपर यहाँ पे पसंद आ रहा है। आंध्रा पेपर में जिस तरीके का अब अगर हम इसके वीकली चार्ट देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो। और यहाँ पे हमें लगता है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अपने इस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के, हम 650 तक के एक्सपेक्ट करें और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना है करीब 608 रुपए के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से। हालांकि बैंकिंग स्पेस में देखें तो आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन फिर भी हमें वहां पे एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक ने हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाए। स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो रिकवरी बनी, अब स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को चैलेंज करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। अपसाइड के टारगेट 1770 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 1705 के आसपास। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, इस पर हमें सलाह लेना भी था कि आपको आगे क्या करना है। 1720 के आसपास तो सस्टेन कर ही रहा है, लेकिन 1720 नहीं है और 50 रुपये उसमें जोड़िए, 1770 ये टारगेट है आपके लिए राजेश जी की तरफ से। 1705 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो ये सौदा एचडीएफसी बैंक का। परसिस्टेंट कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर था,
आज ये राजेश जी किरदार पर है और पेपर स्टॉक्स में उड़ान आज गजब की है। मतलब आप पद्म जी पेपर, शेषाशाही, स्टार पेपर, ओरिएंट पेपर, जितने भी पेपर स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी आपको आज कमजोर नहीं दिखेगा। जेके पेपर वैसे लीड कर रहा है, लेकिन आंध्रा पेपर में आपके लिए बढ़िया मौका बन रहा है ट्रेड का। और 650 का टारगेट है, 608 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। रुचि जी, आपके शेयर कौन से होंगे सर? क्या शेयर आपके फ्लेवर वाले ही हैं या कुछ और आपने खोजा बाजार में? तो अभिषेक जी, अभी फिलहाल हम ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं जिनमें लास्ट एक महीने में, या हम कहें कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में तेजी आई है, उनमें अब तक तेजी नहीं आई है। सो उससे क्या हो रहा है कि जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं उनमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जो स्टॉक्स नहीं चले हैं और सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, जिसके कारण ये अपमूव वहां पे रह सकती है। तो पहला पिक मेरा लार्सन एंड टुब्रो में रहेगा, जहां पे आप देखेंगे तो पिछले दिनों में ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज गया। और अच्छी बात यह है कि कल का लो देखेंगे तो कल का लो और जो रीसेंट स्विंग लो है जून महीने का, दोनों ही सेम है और वो अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। तो पूरा जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें ये स्टॉक ने अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज सपोर्ट इंटैक्ट रखा है। आज फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव हम देख रहे हैं। तो लार्सन 3550 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 3720 3720 के टारगेट्स के लिए। और ऐसे ही एक दूसरा पिक है जो एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, वो है सन फार्मा। अब देखें तो फार्मास्यूटिकल स्पेस में से सन फार्मा में इतनी बड़ी तेजी नहीं हुई और स्टॉक ने ऑलरेडी एक करेक्शन फेज दिखा चुका है। अप्रैल के शुरुआत में 1628 का हाई बनाया था। अप्रैल, मई, जून 3 महीने हो गए ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज के थ्रू गया है। तो प्राइस वाइज करेक्शन भी हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो चुका है। सो हमें लग रहा है कि ऐसे स्टॉक्स जो नहीं चले उनमें से सन फार्मा भी ऐसा है कि जहां पे अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने में ज्यादा फेवरेबल है। तो इसीलिए सन फार्मा में भी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 1500 के स्टॉप लॉस रखे, 1570 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये दो शेयर और दोनों के दोनों इंडेक्स के शेयर, सन फार्मा, एल&टी, दिग्गज कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की। और यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग की रणनीति रुचि जी की तरफ से 1570 का टारगेट सन फार्मा के लिए। और एल&टी की अगर बात करें तो आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 3720 रुपए का। 3620 के आसपास फिलहाल है, यानी कि यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट आपको एल&टी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो शेयर। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अक्षय भागवत और फंडामेंटल एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। अक्षय जी, सुदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अक्षय, आपके पास आएंगे। शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से ही। बताइए क्या ट्रेडिंग कॉल्स होंगी आपकी तरफ से आज? अभिषेक जी, तो स्टॉक चुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब 3130 का करंट मार्केट प्राइस है। अब देखे गए 4 सेशन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम थी रिलायंस में। थोड़ा सा थमा सा है स्टॉक, वॉल्यूम्स डाले गए 2 दिन से, पर एक ये मोमेंटम ब्रेक है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोमेंटम रिलायंस में वापस रेज्यूम कर जाएगा। उसके चलते आपको अभी बाय करना है करंट मार्केट प्राइस में रिलायंस फॉर अ टारगेट ऑफ 3175 एंड 3194। ट्रेड में आप 3077 की स्टॉप लॉस बनाइए। दूसरा ट्रेड फार्मा क्षेत्र से लॉरस लैब्स है, जो करीबन चल रहा है 438 के आसपास। स्टॉक ने एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है आज डे ट्रेडिंग में, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाय के सब पैरामीटर्स पे ये स्टॉक टिक ऑफ है, तो आप करंट रेट में लॉरस लैब्स बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 457, एक्सटेंडेड टारगेट 462 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 427। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं और सभी एक्सपर्ट्स आपके सामने ट्रेड भी रख रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद सुदीप सर से हमारी मुलाकात हो रही है। सुदीप सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, आपको याद है ना मेरा नाम डिम्पी कालरा है, आपसे काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। आपको कैसे भूलेंगे, हम लोग कहाँ नहीं साथ में ट्रैवल किए हैं। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वो दिन आज भी याद करता हूँ। एक बार मैं आपके साथ इंदौर गया था किसी इवेंट पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी लाइफ के वन ऑफ द फाइनेस्ट डेज भी रहे, जब आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, बजट की हम थीमों पे ही बात कर रहे हैं इस समय। कुछ कह रहा है कि कोई कह रहे हैं कि भाई केमिकल्स वाली थीम अच्छी रह सकती है, कुछ कह रहे हैं कि हाउसिंग तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे प्रोमिनेंट थीम कौन सी है बजट की, आप थोड़ा एनालिसिस करके हमको दीजिए। और उसमें से अगर 1-2 शेयर्स के नाम बता देंगे तब भी और अच्छा होगा। मल्टीपल थीम्स रह सकते हैं, बट सबसे दमदार कौन सी है सर? मुझे जो लग रहा है एक थीम जो बजट में जरूर पिकअप किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो है फर्टिलाइजर।
ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लेना बाकी है लगता है। और सरकार की तरफ से जितना जानकारी मिल रहा है कि बहुत सारा कंसल्टेशन नीति आयोग सरकार की तरफ से चल रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके, फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है उसको लेके भी, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर सोचे जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि इस क्षेत्र में अच्छा खासा रिफॉर्म देखने को मिलेगा और जरूरी भी है, बोथ फॉर द कंज्यूमर, फर्टिलाइजर कंपनी एज वेल एज सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आना जरूरी है और ये आएगा भी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बजट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आएगा। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने की संभावना है। ऑलरेडी थोड़ा रनअप हुआ है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मॉनसून जिसकी उम्मीद है ठीक ठाक होगा इस साल, और स्प्रेड भी ठीक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक होगा। इसके चलते फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ने की संभावना भी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स, इसको नजर में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र में खरीदारी की जा सकती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारा फेवरेट फर्टिलाइजर कंपनी है। इसके अलावा आरसीएफ में भी खरीदारी की जा सकती है। वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर गया है, पर अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोच रहा है, 1 साल प्लस का नजरिया है, तो अभी भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा क्षेत्र जिसका मैं जिक्र करूंगा वो एक तरह से तो मैं सदाबहार ही कहूंगा, वो है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जरूर ऑटोमेटिकली बजट में उसके बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे जो उसको फेवर करेगा। और इसीलिए इस क्षेत्र का जो दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो, जो स्क्रीन पे भी अभी आया है, वहां पे मोमेंटम वापस आ रहा है और आना भी चाहिए। लार्सन टुब्रो एक ऐसा स्टॉक है जहां पे बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स, टेलविंड अच्छी तरह से इसके साथ है। और अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी जबरदस्त इनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है जो वाटर इरिगेशन क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे पटेल इंजीनियरिंग का मैं जिक्र करूंगा, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। वाटेक वाबा की मैं जिक्र करूंगा, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा हटके नीश क्षेत्र जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। नहीं सर, मैं आपके सभी सेक्टर्स की दाव भी दूंगा और आपने अच्छे से शेयर बताया। मेरा भी ऐसा मानना है कि फर्टिलाइजर्स को लेकर इस बार सरकार थोड़ा गंभीर रहेगी। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला, एक तो थोड़ा किसानों वाला फैक्टर रहता है चुनावों में, उनका अपना एक एनालिसिस होता है पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो वो किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे ताकि अपोजिशंस के पास कुछ बड़ा पॉइंट ना आ जाए। दूसरा पॉइंट, इस बार मानसून भी ठीक जा रहा है। मानसून खराब और ठीक दोनों ही कंडीशन में ना फर्टिलाइज़र थीम चल जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस समय फर्टिलाइज़र की ना वैल्यूएशन काफ़ी ठीक बताई जा रही है, तो ये भी एक पॉइंट है जो मार्केट के अंदर नोटिस हो रहा है। और आपने जो वाटर वाली थीम बोली ना सर, मेरे को ये भी लगता है कि ये भी बहुत अच्छा होगा। आज हम सुबह भी बजट बोनेंजा करके हमारा एक बजट ब्लॉकबस्टर, माफ़ कीजिए, एक थीम है सुदीप सर, उसमें भी हम लगातार कई एक्सपर्ट से पूछते हैं। आज दिवर्ष वकील थे एक हमारे, तो उनसे मैंने पूछा कि भी क्या बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि भी वाटर वाली थीम जो है अच्छी चल सकती है। और आपने भी बता दिया पटेल इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज पे नोटिस रखेंगे। एल&टी तो आपका फेवरेट है ही हमेशा से, ये बात भी हमने सर अच्छे से नोटिस कर ली है। छोटा सा ब्रेक के बाद हम जो लौटेंगे तो मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुड़ने वाले हैं प्रकाश, उनके पास ही बजट से जुड़ी हुई एक अहम खबर है और रेलवे से जुड़ी हुई खबर है, माफ़ कीजिए, और समीर है, तो उनसे हम कनेक्ट करेंगे और उनसे ज़रा पता करेंगे कि क्या भी रेलवे का बजट बढ़ रहा है, और अगर बढ़ भी रहा है तो किस जगह पर, कितना, किस जगह पर। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। जब फंडामेंटल इन सब चीज़ों की बात हो ही गया तो लगातार एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे ऑप्शंस का ट्रेड। जरा लेके आइए नीलेश भाई को। नीलेश भाई नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी ना हीरो मोटोकॉर्प वाली कॉल भी मेरे को याद है, आपने दिया था ना 160 रुपये में 5700 वाली स्ट्राइक की, तो सर ये कल 200 सवा 200 तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद थोड़ा नीचे आ गई है, तो लेकिन अच्छा ट्रेड था। 160 रुपये का नोटिस किया हुआ, 200 वाली कॉल पहुंचा देना इंपॉर्टेंट था सर। थैंक यू वेरी मच अच्छा ट्रेड देने के लिए। बताइए नीलेश भाई, कोई और सौदा है तो।
वेरी गुड आफ्टरनून यू डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, अभी भी खरीदारी पर ही फोकस है और दिग्गज शेयर है जो है LNT। तो LNT ये पर्टिकुलर काउंटर स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिस हिसाब से आज इसकी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अंडरलाइन हमें यहाँ से 3680 से लेके 3750 तक की हो जाता नजर आ रहा है। तो इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पे 3620 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 90 से 92 के रेंज में चल रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे 115 पहला टारगेट होगा, 140 दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा 70 रुपीज के आसपास का। इसका लॉट साइज छोटा है जो कि है 150 का। और इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो जो रिस्क निकल के आ रहा है वो है 3300 का, 3300 का। एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 7500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार के वॉलेटाइल मार्केट में जो काउंटर स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उनमें से एक है LNT यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहे हैं और 3620 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। नहीं सर, अभी हम एग्जैक्टली आपके इस कॉल से पहले भी हम LNT के बारे में जिक्र कर रहे थे। हमारे बहुत ही सुलझे हुए मेहमान हैं सुदीप बंदोपाध्याय, वो भी कह रहे थे कि LNT जरूर ध्यान रखिएगा। और आपने हमारा काम थोड़ा और आसान कर दिया एक्चुअली ये कॉल देके, क्योंकि इसमें वीकली तो होता नहीं है, मंथली कॉल है और इसी मंथ के अंदर बजट भी आएगा, तो ये कॉल भी आपके काम आ सकते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है इतना लंबे समय के लिए आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। 70 का स्टॉप लॉस लगा लेना, 92 के भाव पे मिलेगी 3620 की कॉल और 115 140 दो टारगेट है। आप चाहें तो अपने हिसाब से टारगेट जैसे जैसे आते आए वैसे वैसे निकलते भी जाइएगा। ये स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने हमने लिख भी दिया है, उसका प्रॉफिट लॉस भी। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस से समीर के साथ कनेक्ट करेंगे। समीर माफ़ी चाहता हूँ, आपको थोड़ा हम वेट करवा रहे हैं। अभी आपके पास वापस आते हैं और आपसे ज़रा रेलवे वाली खबर का पता करते हैं। तुरंत लौट रहे हैं, अभी आ रहे हैं आपके पास। पहले तो आता था रेलवे बजट, लेकिन अब रेलवे का बजट नहीं आता। अब सीधा पता लग जाता है कि अच्छा ये बजट है और इस तरह से खर्चा होगा। तो इसी में थोड़ा और हमको डीप डाइव करना होगा और समझना होगा कि क्या रेलवे का बजट इस बार बढ़ेगा। और कुछ डिटेल्स हाथ लगी है मेरे रिपोर्टर समीर दीक्षित के हाथ में। समीर जी बताइए सर, आपके पास क्या डिटेल है, हम सब सुन रहे हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन पे है और उसी दिशा में इस बार के बजट में रेलवे सेक्टर के लिए हायर बजटरी एलोकेशन की उम्मीद पूरी प्रबलता से की जा रही है। संभावना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए जो बजट आवंटन होगा वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में रेलवे का बजटरी एलोकेशन 2.5 लाख करोड़ था। तो अभी 2,90,000 करोड़ 2.95 से 3.05 लाख करोड़ का बजटरी एलोकेशन रेलवे के लिए उम्मीद की जा रही है। हायर बजटरी एलोकेशन के जरिए रेलवे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है पैसेंजर साइड में और फ्रेट साइड में। पैसेंजर साइड की बात करें तो रेलवे का लक्ष्य है कि अगले 5 से 7 सालों में अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि एक तरीके से जनसाधारण ट्रेन है जिसमें जनरल क्लास और स्लीपर क्लास है, ताकि आम लोगों के लिए यात्रा करना सुविधाजनक बन पाए। इस साल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 25 अमृत भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। सिर्फ अमृत भारत ही नहीं, वंदे भारत पर भी रेल मंत्रालय का पूरा फोकस है। वंदे स्लीपर पहली बार पटरियों पर आएगी। ट्रायल की संभावना 15 अगस्त इस साल से पहले है। 15 अगस्त से पहले ट्रायल होगा और रेलवे कोशिश ये करेगी आधा दर्जन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो लॉन्ग रूट के लिए उसको दौड़ाया जा सके, चाहे वो दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई हावड़ा जैसे रूट हों, उस पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा सके। वंदे मेट्रो भी पटरियों पर आ पाएगी और वंदे मेट्रो का ट्रायल भी जल्द शुरू हो जाएगा और वंदे मेट्रो के जरिए तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर वाली जो इंटरसिटी ट्रैवल जर्नी है उसको और बेहतर बनाने के लिए रेलवे कोशिश करेगी। तो आधा दर्जन वंदे मेट्रो की भी उम्मीद की जा रही है। सिर्फ पैसेंजर साइड ही नहीं बल्कि सेफ्टी पर भी रेलवे का फोकस है। कवच सेफ्टी मैकेनिज्म जो है उसको और तेजी से रोल आउट करने के लिए हायर बजटरी एलोकेशन होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे टारगेट कर रहा है कि 4500 किलोमीटर रेल रूट नेटवर्क जो है वो कवच में उसको कवर कर पाए और फिर हर साल उसमें बेयर मिनिमम 3000 किलोमीटर का ट्रैक जोड़ा जा सके। फ्रेट की बात करें, माल ढुलाई की बात करें,
तो रेलवे कॉनकोर में कंटेनर कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वैगन की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि फ्रेट साइड में वो अपनी आमदनी को और बढ़ा पाए। इसी के साथ डिजिटल सेवा पर भी फोकस रहेगा। आईआरसीटीसी का सुपर ऐप इसी साल आने की उम्मीद है और इस एक सुपर ऐप के जरिए रेलवे की उम्मीद है कि वो नए फ्रेट कस्टमर चाहे पार्सल सेगमेंट में हो, ई कॉमर्स एंटिटीज हों, उनको अट्रैक्ट कर पाएगा ताकि अपनी फ्रेट बास्केट को बढ़ा पाए और आमदनी को आगे बढ़ा पाए। तो रेलवे बजट में इस तरीके के बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया समीर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। और बजट में अगर रेलवे पर फोकस बढ़ता है, अगर 30% का आवंटन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आईआरसीटीसी एक बड़ी बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन भी चलाती है, बाकी और भी उनके कारोबार हैं, पानी वाला एक सेगमेंट है, वहाँ से भी इनकी आय ड्राइव होती है और 1000 रुपये के आसपास हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से ये शेयर कारोबार कर रहा है। उसके अलावा राइट्स आरवीएनएल ये भी फोकस में रहने वाले हैं। इसके अलोकेशन के चलते करीब 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है रेलवे के लिए बजट में। ये एक्सक्लूसिव खबर समीर हमारे लिए लेकर आए थे। राजेश जी, आप जरा रेलवे वाले शेयर जरा चेक कीजिए और आईआरसीटीसी चेक कीजिए। फिर से हम देख रहे हैं कि 1000 रुपये के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आईआरसीटीसी, क्या आपको इसमें कोई ट्रेड के मौके दिख रहे हैं सर? थीम तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमने देखा है कि बना हुआ है स्ट्रीट पे, और जो भी गिरावट मिलती है वहां पे जरूर एक बाइंग सपोर्ट बना हुआ है। आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में एक करेक्शन का दौर हमने देखा था। हालांकि ये माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग ही जिसको हम बोल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश ही है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया 990,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है तो यहाँ से देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में वापस एक अपसाइड का मूव आते हुए दिखेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है स्टॉक का, सप्लाई जोन जिसको हम बोल सकते हैं, वो है करीब 1045-1050 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी 1150-1200 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। तो जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहता है उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, डिक्लाइन जो मिला है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड लिया जा सकता है 1050-1060 के टारगेट के लिए। आईआरसीटीसी पर तो ये व्यू हो गया एक टेक्निकल नजरिया, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं कि रेलवे में अगर आपको कुछ चुनना है तो क्या लेना है। क्योंकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो जो वैगन्स वाली कंपनीज हैं, टीटागढ़ रेल हो गई या फिर जुपिटर वैगन हो गए, ये 3 से 4 गुना तक हो गए हैं और इस साल भी रफ्तार बहुत ही शानदार रही है। सुदीप सर, जरा रेलवे में सर मदद कीजिए। अलोकेशन बढ़ने वाला, जैसा समीर बता रहे थे, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट में अलोकेशन होगा रेलवे के लिए अकेले। आपको कहां पर अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से कौन से शेयर आकर्षक लग रहे हैं विद इन रेलवे, सरकारी प्राइवेट सब जोड़ के सर? कंपनी में तो मैं शायद हाथ नहीं लगाने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे आपने बोला बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया। इसमें बहुत सारा फ्यूचर फैक्टर्ड इन है। तो आई थिंक वैल्यूएशन हैज रन अहेड ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें वापस खरीदने के लिए। तो देखिए, मार्केट में शेयर ऊपर जा सकता है एक्साइटमेंट के चलते, बट फंडामेंटली अभी मैं खरीदने के लिए सलाह नहीं दूंगा। एक क्षेत्र में जरूर खरीदारी की जा सकती है। वैल्यूएशन यहाँ पे भी जबरदस्त बड़ा है, वो है जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कॉनकॉर। अब कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है, और कॉनकॉर में मुझे लग रहा है कि अभी भी क्योंकि ये फ्रेट वाला जो गैप है, वो गैप फुलफिल करना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत जबरदस्त काम सरकार की तरफ से भी हो रहा है, तो कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो रफ्तार नहीं रही है जो बाकी शेयरों की रही है। यहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए तो रिलेटिवली वैल्यूएशन ठीक ठाक है, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए, 3 बज गए हैं, 3:06 हो गए इनफैक्ट। गौरव हमारा वेट कर रहे हैं मार्केट एट 3 लेकर। गौरव के पास चलेंगे। गौरव बताइए, बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कहां पर किन शेयरों में एक्शन हो रहा है? जी हाँ,
तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्क्सन्स फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला था और उसका मेन रीज़न ये है कि यूके मार्केट में अभी जो MHRA यूके MHRA जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उन्होंने उनको मार्केटिंग के लिए राइट्स जो है वो दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, वो अभी ओल्मेसार्टन नाम की जो टैबलेट है वो वहाँ पर मार्केटिंग कर सकती है और इसी के चलते हमने देखा कि इस शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो वुड स्पेस करके प्रोजेक्ट है वहाँ पे 2000 करोड़ से 2000 से भी ज़्यादा घर जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने भेजे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेंगलुरु में बेस है और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल वैल्यू है, सेल्स वैल्यू अब तक का 2000 घर का, वो 3150 करोड़ का है और इसी के चलते हुए एक तेज़ी हमने गोदरेज प्रॉपर्टी में भी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं भारती एयरटेल की, क्योंकि सिंगटेल जो है एक अच्छा ये कह सकते हैं कि जो होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो अभी 20,000 करोड़ तक के शेयर जो है वो ब्लॉक डील में बेच सकता है, ऐसे मीडिया आर्टिकल सजेस्ट कर रहे हैं। और इसी के बाद अगर हम शेयर में बात करें तो कहीं पे एयरटेल के शेयर्स में एक गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं LNT की, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में खबर आई थी कि कंपनी को 35,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट मिला है। LNT ने ET नाउ के साथ जब भी बातचीत की थी तभी उन्होंने कंफर्म किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो नवंबर में ही उनको मिला है सऊदी अरामको की तरफ से। और इसी के साथ साथ आगे जाके भी उनका एक आउटलुक जो स्ट्रॉन्ग है वो उन्होंने फिर से रीइटरेट किया था ET नाउ पे। उनका कहना है कि अगले 6 से 12 महीने में आउटलुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ साथ कंपनी जो है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाली है। और इसी के बाद हमने देखा LNT में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं HCL टेक की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही IBM के साथ पार्टनरशिप की है जेन AI के लिए। अभी ये पार्टनरशिप के तहत कंपनी जो है दूसरे कंपनीज को मदद करेगी उनके जेन AI को जो एग्जीक्यूट करने में, कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को, और इसी के चलते हुए इस शेयर पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो खबरों के दम पे ये सब शेयर जो है वो आज काफ़ी फोकस में रहे। आगे भी जाके ये सब शेयर्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन आगे जाके भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे खबरें और क्या एक्शन हो रहा है ये सामने लेकर आने के लिए। अक्षय जी, जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए प्राइमरीली वैसे तो ये मुंबई की ही रियल एस्टेट कंपनी कही जाती है, लेकिन हाल फिलहाल पिछले साल 2 साल में नॉर्थ इंडिया में और साउथ में प्रेजेंस बड़ा इसने मजबूती से बढ़ाया है। साउथ की अगर बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ इन्होंने सेल किया, इस साल की पहली तिमाही में इन्होंने उससे ज़्यादा कर दिया है। तो प्रॉस्पेक्ट्स वहां पर अच्छे हो रहे हैं। टेक्निकल जरा चेक कीजिए, शेयर अभी कितना चलेगा ये, क्योंकि लगातार मोमेंटम में है ये तो। जी बिल्कुल, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मोमेंटम भी इंटैक्ट है, ट्रेंड स्ट्रांग है, तो सब टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक टिक ऑफ है। बस सही एंट्री ऑल टाइम हाई पे करे कि नहीं वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास है शेयर तो आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 3475 से 3500 तक जल्दी आपको टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। पर अगर आपको नई एंट्री करनी है और तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ये करंट लेवल पे सही नहीं बैठ रहा है, तो हल्का सा अगर आपको कभी डिप 3200 3225 के रेंज में मिले तो मुझे वो कंफर्टेबल एरिया रहेगा बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस बनाएंगे 3100 का और टारगेट करीबन 3475 का बनेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये कुछ स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि ऐसी थीम पकड़ के रखें आपके सामने, ऐसे शेयर्स आपको बताएं ताकि ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भी ना हो और जो हो वो थोड़ा अच्छे से हो। ज़्यादा इस समय पोजीशंस बनाना या थोड़ा इवेंट होता है ना सामने, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए आपको और पोजीशंस अपने हिसाब से देख देख के बनाइएगा, छांट के बढ़िया वाले शेयर जो आपको मिलते हैं। एक काम और करते हैं जरा, अडानी ग्रुप में से कोई एक ऐसा शेयर है जो पता कर लेते हैं सुदीप सर से, जो ठीक लगता हो। सुदीप सर, अडानी ग्रुप में से कोई शेयर? वैसे सब लोग ये कहते हैं अडानी विल्मर चला नहीं है। बीच में खबर मार्केट की सर ये भी आ रही थी कि अडानी विल्मर में से ये अडानी ग्रुप थोड़ा अलग हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कंफर्मेशन आया नहीं सर, फाइनल नहीं आया, ठीक है ना सर। दूसरा, इस बार के बजट में ना शायद एडिबल ऑयल को लेकर भी कुछ हो जाए बात कि भाई पाम ऑयल आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हो तो थोड़ा देखो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ड्यूटीज़ में भी और प्रोडक्शन में भी, हो सकता है इंसेंटिवाइज ही कर दे। ये पतंजलि ने भी शुरू किया है सर, वो भी पाम ऑयल के ट्रीज लगा रहे हैं बहुत जगह पर। भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अदानी विल्मर चला नहीं और अदानी विल्मर एडिबल ऑयल क्षेत्र में सरकार की तरफ से कुछ कदम आ सकता है। पर मुझे ये लगता है कि आपने जो पहले जिक्र किया ना कि अदानी ग्रुप का इसमें शायद इतना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है अभी, और यहाँ से शायद वो एग्जिट करना चाहते हैं। पूरा एग्जिट ना भी हो तो एटलीस्ट पार्शियली एग्जिट करके मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और को सौंपना चाहते हैं।
इतना ही लग रहा है उनका जो स्ट्रेटेजी उससे। ऐसा नहीं है कि कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, पर जो स्ट्रेटेजी उनका बन रहा है उसमें उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरियाज पे बहुत जबरदस्त है। तो इसीलिए मुझे अदानी विल्मर पे ज्यादा फोकस करना सही होगा ये नहीं लगता है। हाँ, बजट में अगर कुछ कदम सरकार की तरफ से लिया जाए तो उसका असर सारी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी और अदानी विल्मर उनमें से एक दिग्गज कंपनी है, फॉर्च्यून ब्रांड बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड है, जरूर मिलेगा। पर मुझे लगता है ये थोड़ा स्पेकुलेटिव पोजीशन होगा। इससे बेहतर ये होगा कि अगर आप कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो बेझिझक मैं अदानी पोर्ट में निवेश करने की सलाह दूंगा। देखिए, इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना फायदा जो दिग्गज पोर्ट प्लेयर है अदानी पोर्ट को मिलेगा। और इनका स्ट्रैटेजी भी बहुत सही रहा है। पहले वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स थे इनके, अभी ईस्टर्न कोस्ट में भी बहुत सारे पोर्ट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, जिसके चलते एक बेल्ट ऑफ पोर्ट्स हो गया इंडिया पेनिनसुलर, पूरा ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट कवर करके। और बहुत बेहतरीन काम किया है पोर्ट क्षेत्र में। अभी भी जो अपॉर्चुनिटी साइज है उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, तो अदानी पोर्ट्स में लंबी अवधि के लिए निवेशक जरूर खरीदारी कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज और एक स्टॉक मैं कहूंगा जहां पे स्पेकुलेटिव बाइंग बहुत चलता है, वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त रहता है, पर इसमें अब आज के दिन में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बाद में डीमर्ज होके इंडिपेंडेंट कंपनी बन सकते हैं। एयरपोर्ट्स की बात तो सबको मालूम है और एक अच्छा खासा काम इन्होंने एयरपोर्ट्स में किया है जो कि अदानी एंटरप्राइज के अंदर है। इसके अलावा बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है और भी सारे कमोडिटी बिजनेसेस इसमें है। तो अदानी एंटरप्राइज में भी जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ध्यान दे सकते हैं। वोलेटिलिटी है, स्पेकुलेटिव बाइंग इसमें है, पर इसके बावजूद अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। बहुत अच्छे से आपने सर सारे रिसर्च और सारे फैक्चुअल डाटा के साथ बताया कि भाई देखो ये शेयर्स हैं, आप ऐसे रखो ध्यान में। और अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, आपने उसको छोड़ के अदानी पोर्ट के और जो एंटरप्राइज के बारे में बताया, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, खासकर पोर्ट से तो बिल्कुल ही। आगे बढ़े, अब 15 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट करीब 415 पॉइंट की। एक काम करते हैं, मेरे सहयोगी शरद काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे हम फटाफट से खबर गरम हमारा एक सेगमेंट है, डीलिंग रूम चेक लेते हैं, तो वो एक बार उनसे ले लेते हैं, फिर 2-4 स्टॉक से मेरे पास वो पता करूंगा। खबर गरम है सेगमेंट बताने के लिए शरद जुड़ गए हैं। शरद जी बताइए। जी बिल्कुल, सुमितो केमिकल जो है फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हुई तो पता चल रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है सेलिंग कर रहे हैं इस स्टॉक की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आ रही है एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बाइंग से हो रही है। ओवरऑल 5.5 लाख शेयर आज के दिन के ट्रेड में एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। और इम्पॉर्टेंटली अगर एफआईज के बारे में बात करें तो उनका स्टेक है कंपनी में, पर उतना ज़्यादा नहीं है, 2.75% स्टेक ही कंपनी में है। एज अ प्रमोटर ग्रुप ऑलरेडी 75% होल्डिंग कंपनी में देखी जा रही है। लेकिन जो एफआईज बड़े नाम हैं जो इन्वेस्टेड हैं उनका नाम मैं लेता हूँ ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और नॉर्जस बैंक जैसे दिग्गज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। अगर ट्रिगर्स की बात करें तो एग्रोकेमिकल स्पेस में बॉटमिंग आउट देखने मिल रहा है, बहुत सारे मैक्रो डेटा भी आ रहे हैं उसके ऊपर। स्पेशली अगर देखा जाए तो क्रॉप न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स है, कंपनी की कमेंट्री भी आई थी हाल ही में कि वहाँ पे डिमांड इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है और जो ग्लोबल इन्वेंट्री सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी और डोमेस्टिक डिमांड के लिए, दोनों के लिए ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो एग्रोकेमिकल स्पेस में आ रही है। और आखिर में चैनल चेक सजेस्ट करे कि सेकेंड हाफ FY25 में जो है डिमांड की इंप्रूवमेंट जो है फाइनेंशियल्स में भी इन एग्रोकेमिकल कंपनीज़ के लिए देखी जाएगी। तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा, स्पेशली Q1 और Q2 जहाँ पे आपका जो ज़रूरत होती है ओवरऑल एग्रोकेमिकल्स की और मानसून सीज़न के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रैक करने के लिए। सारी केमिकल्स वाली कंपनी ऑलरेडी वैसे भी हमारी लिस्ट में आई है, 7% ऊपर। आप जो खबर बता रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बता दें कि ये डीलिंग रूम से लिया होगा चेक है, अपना ड्यू डिलिजेंस आप जरूर कर लीजिएगा। एक खबर नीचे आ रही है सोम डिस्टिलरीज, रुचित जैन, अच्छा जैन, सारे जैन साहब हमारे साथ, तो किससे मैं तो सोच रहा थोड़ा अवॉइड करूँ जैन से पूछने के लिए। अक्षय पे भागवत बता देंगे, चलो रुचित जैन राजेश जी को छोड़ देते हैं, ठीक। सोम डिस्टिलरीज एकदम से ऊपर आया। असल में खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके लाइसेंस सस्पेंशन हुआ था
जो कि स्टेट ने करवाया था। उन्होंने कहा था कि भी आपके यहाँ पे लेबर कुछ ऐसी मिली है जो कि अंडर एज थी, तो उसके बाद उसकी जब जांच वांच हुई तो पता लगा, फिर छापे वापे भी पड़े, तो वह बाद में इनके मुख्यमंत्री का बयान आता भी लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, तो हो गया। अब इन्होंने कोर्ट में जाके चैलेंज किया तो हाई कोर्ट से इनको सस्पेंशन का जो लाइसेंस सस्पेंशन हुआ था उस पर रोक लग गई है कि भाई आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा। शेयर आ गया 4% ऊपर। अक्षय पी भागवत, ये तो खबर थी जो मैंने आपको बता दी है और इसका फ्लो आप देख रहे होंगे काफ़ी फास्ट भी है। अब जरा मेरे को ये बताइए कि क्या करना चाहिए इसमें, खबर के दम पर आ जाएं क्या सीधा ही अंदर? जी बिल्कुल, अगर आप खबर के साथ प्राइस एक्शन को भी जोड़े तो गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक रेंज में ही सीमित था, आज एक रेंज ब्रेकआउट करा है, तो मोमेंटम पिकअप करा है। और आप एक इम्पोर्टेंट बात देखिए कि 110 के स्तर पे कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, और आज अगर उस प्राइस को आप कोरिलेट करेंगे, मोस्टली ये बाइंग वॉल्यूम्स का इंटरप्रिटेशन दिख रहा है मुझे। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को अगले 10-15 ट्रेडिंग सेशन के लिए, मेरा मानना है कि एक सपोर्ट बेस तो बन चुका है स्टॉक में 110 का, और यहां से स्टॉक एक बाउंस बैक की अटेम्प्ट करेगा जो करीबन 130-135 तक हो सकता है। तो ट्रेडिंग का नजरिया रखिए, 10-15 दिन का अगर होल्डिंग कैपेसिटी रखते तो उस हिसाब से बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 108, टारगेट 130, ये ट्रेड बनेगा सोम डिस्टिलरीज में। ठीक है। इनके मैनेजमेंट भी हमारे चैनल पे बार बार आती हैं, मिस्टर अरोड़ा हैं, वो उनसे कोशिश करेंगे कल ही उनको लेके आएँ, ताकि इससे थोड़ा आइडिया लग पाए कि ये जो पूरा बैन आपके ऊपर हट रहा है, लाइसेंस जो सुप्रीम हाई कोर्ट से आपको राहत मिली है, ये कितनी लंबी है और इसको कैसे कैसे आप बेनिफिट के तौर पर देखेंगे। ऑलरेडी आपको प्राइसिंग के बारे में तो अक्षय पी भागवत ने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि कल मैनेजमेंट को लेके आएँ ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएँ। आगे बढ़े, एक शेयर मेरे को थोड़ा डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करवाना है, जैन साहब से चेक करवाते हैं। राजेश जी जरा आप देखिएगा जरा, मैं कई बार बजाज हिंदुस्तान के बारे में बता चुका हूँ, शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, और मेरे को तो लग रहा है इसके अंदर बजट और नॉन बजट दोनों का फ्लेवर भी है। सर लेके होल्ड करके रखेंगे इसको, 48 तक का टारगेट है मेरा। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़े चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा, और स्टॉक ब्रेकआउट के बाद उसके ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, एंड स्टॉक में टारगेट 46 फॉलोड बाय 48 तक भी आते हुए दिख सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। स्लो मूवर स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, तो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से जिन्हें बाय करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे बाय। 38 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, पोजिशनली टारगेट 46-48 तक बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। शुगर स्पेस में भी एक अच्छा बज बना हुआ है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द शुगर स्टॉक्स ऑलरेडी एक रैली करके वापस साइडवेज कंसोलिडेशन में ही टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिविटी बनती है अनाउंसमेंट को लेके बजट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें लगता है कि यस, एक अच्छा अप मूव यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आते हुए दिख सकता है। ठीक है, डन। एक शेयर हमने सुबह सुबह आपको नोटिस कराया था, इनफैक्ट सुबह क्या कल ही शेयर आपको नोटिस कराया था, वो था हैथवे केबल्स। आज वो 7.5% ऊपर है, बाजार गिरा चला जो भी हुआ, लेकिन वो शेयर हिला नहीं, अपनी 8% के मूवमेंट को अभी भी उसने मेंटेन रखा है। बस मेरे को यही पता करना है कि 26-27 तक जाएगा, माल बेचे तो नहीं अपना, जिन्होंने भी ले लिया होगा। हैथवे केबल्स लगाइएगा जरा स्क्रीन पर, ये काम करेंगे रुचित जैन। रुचित साहब एक बार जरा बताइए, जिन्होंने भी ले लिया है कल या परसों में, आज भी खरीदा मान लो सुबह भी, तो बेचे तो नहीं ना, ये चला जाएगा ना 25-27 तक। दो टारगेट है हमारे, पहला 25, दूसरा 27। पॉसिबल दोनों ही टारगेट्स आ सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे थे उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस अप मूव है। और स्टॉक ने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अपने 100 डे के ईएमए को सपोर्ट को इंटैक्ट रखा है। सो 27 रुपए के टारगेट्स पॉसिबली आ सकते हैं, तो अगर किसी ने खरीदारी की है तो सडनली ये स्टॉक में अपने पोजिशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हैथवे केबल को लेकर ये व्यू। चलिए 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है और अपने तीनों एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटी एसटी या फिर एसटी बीटी के मौके कहां पर बन रहे हैं। राजेश जी शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्या स्पॉट किया है, मौके कहां पर बनेंगे कल के सत्र के लिए? स्टॉक जो पसंद आ रहा है कैश सेगमेंट से, इरडा यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। जिस तरीके से अब ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है स्टॉक में, एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट विद वॉल्यूम यहाँ पे थ्रू आउट द डे देखने को मिली। स्टॉक 200 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। इरडा में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 215, 220 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 203 रुपए के आसपास।
जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, उसमें लुपिन, यहाँ पे BTST किया जा सकता है। हमें लगता है फार्मा स्पेस में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, कल के सेशन में भी अपसाइड के टारगेट 1670 1680 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 1605 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है NBCC। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन की गिरावट के बाद अब इसमें स्टॉक में वापस आज एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक के डेली चार्ट प्लेस्ड है, स्टॉक में लास्ट 3-4 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिखा। कंफर्टेबली स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड आउट कर रहा है। NBCC पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इसमें हमें लगता है जो आ सकते हैं वो करीब 168 172 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए 160 के आसपास। डिस्क्लेमर ये रहेगा कि NBCC मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया हो। तो ये बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए NBCC और लुपिन। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ये रेकमेंड हो रहा था शेयर। थोड़ा सा फार्मा स्पेस में ये सेफ स्टॉक भी है। और तीसरा इरिडा, लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी और आज का आखिरी का 1 घंटा देखिए क्या गजब का पुल बैक है शेयर में और 5-6% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। IREDA का ये शेयर 190 रुपये से हम देख रहे हैं कि सीधे 20 रुपये ये शेयर चल गया, 6% ऊपर फिलहाल ये है। अक्षय जी, आपके रडार पर कौन से शेयर है सर, BTST या फिर STBT? बताइए अपने शेयर। नहीं, BTST करना चाहूंगा। तो फार्मा क्षेत्र ही सबसे बेहतरीन लग रहा है जिस तरीके का आज एक्शन देखने को मिला है। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा BTST के लिए। 6372 का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें आप डेज लो का स्टॉप लॉस बनाइए करीबन 6265 का और टारगेट एरिया कल के लिए अराउंड 6500 और उसके बाद एक मोमेंटम ब्रेकआउट पॉसिबली बन सकता है जहाँ पे 6540 तक भी शायद दिख जाए। दूसरा ट्रेड मैंने रिलायंस आज आपके शो पे ओपनिंग कमेंट्स में मैंने बोला था, उसको ही आप BTST के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। 3135 का रेट है BTST के तौर पे। अगर स्टॉप लॉस बनाना, छोटा स्टॉप लॉस बना के ट्रेड करना है तो 3100 का स्टॉप लॉस और कल अगर पॉजिटिव खुल के पहले हाफ एन आवर में मोमेंटम पकड़ता है तो आपको 3200 के आसपास दिख जाएगा रिलायंस। ठीक है, रिलायंस 3200 का दिख जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज 6500 के पार निकलने का भरोसा है। तो ये 2 शेयर हो गए अक्षय जी की तरफ से। तो डॉक्टर रेड्डीज आपको मिल गया, आपको ल्यूपिन मिल गया, रुचित जी ने आपको सन फार्मा सुझाया था। तो दिग्गज के दिग्गज शेयर आपको फार्मा स्पेस से मिल गए हैं। IT और फार्मा का जोश हम देख रहे हैं बाजार में भी। रुचित जी, आप बताइए कि BTST क्या करेंगे आप? क्या फार्मा IT में से कोई स्टॉक होगा या फिर कोई और स्पेस आप चुनेंगे? फार्मा में तो सन फार्मा मैंने ऑलरेडी रेकमेंड किया ही है। इसके अलावा आई थिंक टाटा कंज्यूमर रहेगा जो मैं BTST के लिए सलाह दूंगा यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। वॉल्यूम्स अच्छे है, स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जाके अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। तो 1080 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके जाए 1140 से 1150 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1140 से 1150 के अराउंड के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर खरीदने की सलाह है। एक काम करते हैं, चूंकि IT स्टॉक्स चल रहे हैं, फटाफट हमारी सहयोगी अनीशा जुड़ी हुई हैं। अनीशा से ये समझ लेते हैं कि आउटलुक क्या है IT का। क्या अब IT चलेगा? जून में हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा है। ब्रोकरेजेस क्या मान के चल रहे हैं, जरा फटाफट ये समझ लेते हैं। अनीशा बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? जी फंडामेंटली देखें तो अभी तक वो श्योरिटी नहीं मिल रही है कि जो पूरा जो डार्क क्लाउड्स थे IT के ऊपर वो हट गए हैं। बिकॉज अभी तक हमने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसका पिकअप नहीं देखा है। बट जो ये निकल कर आ रही है बात फंडामेंटल रिसर्च से, वो ये बता रही है कि एटलीस्ट वर्स्ट ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और कोई डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे, कोई गाइडेंस कट नहीं आएगी और यहाँ से स्टेबल होते हुए एंड आगे चल के बेहतर होने की उम्मीद है। इसीलिए आपको IT स्टॉक्स पे लास्ट 1 महीने से काफ़ी रैली दिख रही है। लास्ट हफ्ते में IT स्टॉक्स ऑलमोस्ट IT इंडेक्स 6% चल चुका है। 1 महीने में ऑलमोस्ट 13% का गेन आया है। एंड हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हैं IT सेक्टर की, बट अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे परफॉर्मेंस तो भी IT सेक्टर ने 20% तक का गेन दिया है। तो और सेक्टर से कम लगता है, बट 20% गेन इन हाफ ईयर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ कमेंडेबल। बट क्विकली आपसे बताना चाहूँगी कि ब्रोकरेज कम्युनिटी क्या मान के चल रही है, क्योंकि अर्निंग सीजन से जस्ट पहले हमने बिग अप मूव देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि अब से कट के
कम इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सेकेंड क्वार्टर से बेहतर गाइडेंस और कमेंट्री की उम्मीद है। CLSA कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड स्टेबल हो गया है, अब कोई कट नहीं आएगा। एंड इवन अगर आज नमूरा नोट की बात करें, उन्होंने आज वो बुलिश हो गए हैं सेक्टर पे। अभी तक उनका थोड़ा नेगेटिव कॉल था, बट नाउ दे हैव टर्न बुलिश ऑन द सेक्टर। वो कह रहे हैं कि ग्रोथ बॉटम आउट हो गई है, जो EPS डाउनग्रेड साइकिल थी वो खत्म हो गई है, मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहेंगे यहाँ से। उनके टॉप पिक्स इन्फोसिस और कोफोर्ज है, काफ़ी स्टॉक उन्होंने अपग्रेड किए हैं। सो विप्रो पे हमने कल देखा था CLSA का डबल अपग्रेड आया था, अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म। आज नमूरा ने भी उसको रिड्यूस से बाय में कन्वर्ट किया है, इन्फोसिस को उन्होंने न्यूट्रल से बाय में कन्वर्ट किया है। एंड HCL टेक पे भी नई जो रेटिंग आई है वो बाय आई है, पहले उनकी न्यूट्रल रेटिंग थी। जो टॉप पिक्स हैं उनके ब्रॉडर मार्केट्स में वो बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज हैं। एंड काफ़ी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अब जो कंसल्टिंग को लेकर उम्मीद है वो बेहतर होने की, जो स्पेंस है वो बेहतर होंगे। US इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रही है और अभी जब इलेक्शंस ख़त्म होने आएंगे US के, उसके बाद एक हम बिग अपटिक देख सकते हैं। इसलिए FY26 में वो बोल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है कि डबल डिजिट ग्रोथ सेक्टर के आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ये सब बहुत पहले से फैक्टर करने लग जाते हैं, इसलिए आप अभी से ये मूव देख रहे हैं। नेक्स्ट हफ्ते 11 जुलाई से TCS के नंबर और IT सेक्टर की नंबर्स की शुरुआत होगी। देखते हैं आगे चल के क्या परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, शुक्रिया अनिशा। तो TCS के नंबर आएंगे 11 जुलाई को, 12 जुलाई को नंबर आ जाएंगे HCL टेक के। बाजार बंदरों में वैसे 2 मिनट के आसपास समय रह गया है। और सुदीप सर, एक क्विक चेक दीजिए आप, 30-40 सेकंड में बताइएगा अपना जवाब कि नतीजों के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे, कौन से IT स्टॉक्स पर नजर रख के चलें? इन्फोसिस में नजर रख के चलना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि इन्फोसिस का नतीजा जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी बेहतर आएगा इस क्वार्टर में। ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है और इस क्वार्टर में डील विन के चलते और परफॉर्मेंस के चलते इन्फोसिस पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक मैं बताऊंगा विप्रो में अच्छा ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आया है। एक तो नतीजा ठीक होने की उम्मीद है, डील विन हुआ है, और दूसरा बाईबैक की अनाउंसमेंट की संभावना भी है। तो ये दोनों काउंटर पे ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों शेयरों पे आपको ध्यान देना है, इन्फोसिस और विप्रो पर, और दोनों आज साथ साथ ही चल रहे हैं। करीब 2% के आसपास की तेजी दोनों शेयरों में है, इन्फोसिस में और विप्रो में। और आज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शुमार है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे 24,100 के आसपास की क्लोजिंग होने जा रही है। अगर आज HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस और L&T इनको अगर आप छोड़ दें अगर, तो काफी संभव था कि आप 24,000 के आसपास तक के लेवल देखते, लेकिन इन्होंने सहारा दिया है, बाजार को ज्यादा गिरने नहीं दिया। अदरवाइज अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंकों ने आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम किया है। हालांकि अगर आप शेयरों की संख्या के लिहाज से देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए, NSE पर 1242 शेयर और NSE पर जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो 1237, तो बराबरी का मामला रहा है। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर रहे हैं जहां पर आपको बड़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है, लेकिन इंडेक्स का हाल ये रहा कि आज HDFC बैंक ने बाजार को संभाला, सहारा देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि 11 शेयर निफ्टी बैंक में आज कमजोरी के साथ बंद हुए, तो निफ्टी बैंक आज दिखा करीब 350-400 अंक नीचे की क्लोजिंग देते हुए 421 अंकों की। लेकिन कुछ बड़े शेयर जहां पर बड़े मूव रहे, GM ब्रूवरीज करीब 20% के सर्किट पर ये जाके लॉक हुआ है। JK पेपर में करीब 17-18% की तेजी रही। ओरिएंट पेपर का शेयर भी चला है। वेरांडा लर्निंग ये शेयर लगातार चल रहा है, आज भी 10% के आसपास की हमने तेजी देखी है। इमामी पेपर, राणे होल्डिंग, वेस्ट कोस्ट पेपर शेयरों में आज जैसे कि आग लगी हुई थी। और इसके अलावा गोदरेज ग्रुप के शेयरों की बात करें, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये शेयर भी आज बढ़िया से चलते हुए दिखाई दिए। आज हैथवे केबल एक और शेयर 24-25 रुपए के आसपास के स्तर इसमें है, लेकिन 7-8% के आसपास की तेजी रही। और इसके अलावा आप देखेंगे तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हो गया, और इसके अलावा टालब्रुस ऑटो हो गया। तो स्मॉल कैप में यहाँ पर ज़रूर फोकस रहा। लेकिन अगर हम F&O के स्टॉक्स की बात करें, दीपक नाइट्रेट, L&T, बॉश, कोफोर्ज, लॉरस लैब, यहाँ पर मजबूती रही। दूसरी साइड में वोडाफोन आइडिया आज कमज़ोर रहा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से फिर से आई है, 3.5% नीचे ये बंद हुआ है। केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो आप
SRF देखिए, ये शेयर आज कमजोरी के साथ बंद हुआ है, ट्रेडर का बड़ा पसंदीदा शेयर है। और मैरिको, IDFC, कैनफिन होम्स, कुछ और शेयर रहे जहां पर कमजोरी रही। दिग्गजों की बात कर लें अगर, SBI भी कमजोर हुआ। इंश्योरेंस वाले शेयरों में आज हमने कमजोरी देखी। भारती एयरटेल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार ये भी हुआ। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये शेयर आज ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल कहें तो आज चौथा सत्र है जब निफ्टी ने 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 24,102 बार, 24,002 बार। तो यहां पर कम से कम इस रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप कमजोरी मत मानिए, ये बिल्कुल हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंकों में जरूर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और प्रॉफिट टेकिंग आएगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं FIs को पसंद भी होता है। FIs की लॉन्ग होल्डिंग भी आप देख रहे हैं कि 82% के आसपास का है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जून सीरीज में 9% चढ़ा है निफ्टी बैंक, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिए। लेकिन जब तक 52,000 का लेवल होल्ड कर रहा है निफ्टी बैंक, किसी बड़े करेक्शन के या टेक्निकली यहां से बड़ी गिरावट के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। रुचित जी, राजेश जी, अक्षय जी और सुदीप जी, आप लोग थोड़ा सा बस वेट कीजिए। आपको अलविदा कहने से पहले एक बार डिस्क्लोजर समझ लेते हैं आपका। रुचित, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? चर्चा की है, कोई भी स्टॉक पे मेरी व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपका डिस्क्लोजर सर? तो सर, जिन स्टॉक्स पे चर्चा की उनमें से NBCC एक स्टॉक है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकी स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए होंगे, तो वो हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्लाइंट के पास होंगे नजर, क्लाइंट तो उनके पास हो ही सकते हैं। अक्षय जी, आपकी तरफ से क्या डिस्क्लोजर सर? जी, जो स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए शो पे, कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किए। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं मार्केट में। ठीक है, पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए और अपनी तरफ से भी बेहतरीन स्टॉक्स बाजार में सुझाने के लिए, रेकमेंड करने के लिए। फिलहाल इस शो में मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपकी हम कल की भी तैयारी आज ही करवा के जाएंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।